नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर पांडुरंग चिलगर, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, महात्मा फुले महाविद्यालय अहमदपुर, जिला लातूर। आज मैं आपके सामने चर्चा करूंगा डॉक्टर मधु कांकरिया द्वारा लिखित सबसे कठिन काम, इस कहानी की मूल संवेदना को लेकर। डॉक्टर मधु कांकरिया आधुनिक हिंदी साहित्य की एक प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं, जिनका जन्म 23 मार्च 1957 के दिन कोलकाता में हुआ। जिन्होंने बीतते हुए भरी दोपहरी के अंधेरे और अंत में यीशु ये कहानी संग्रह लिखे। साथ ही साथ खुले गगन के लाल सितारे, आखिरी सलाम, पत्ता खोर और सेज पर संस्कृत, यह उपन्यास भी मधु कांकरिया जी ने लिखे हैं। उनके द्वारा लिखित सबसे कठिन काम, ये जो कहानी है, आज के वातावरण को लेकर, आज के इस वातावरण का यथार्थ चित्रण करने वाली कहानी। इस समय समाज में जो ईमानदार हैं, उन ईमानदारों की ईमानदारी का चित्रण करने वाली कहानी। उन ईमानदारों को समाज से आखिर क्या मिलता है, इसका वास्तविक चित्रण करने वाली यह कहानी। इस कहानी के नायक जो हैं, वह एक प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं, डॉक्टर मधुसूदन, जो गरीब मरीजों की सेवा, उनकी आय को देखकर आधी फीस में करते हैं। इतना ही नहीं, अति दुर्बल हैं तो उनकी मुफ्त में सेवा करते हैं। और प्रत्येक रविवार को वे मरीज किसी भी वर्ग का क्यों ना हो, उसकी मुफ्त में सेवा करते हैं, उसका इलाज करते हैं। आवश्यकता है तो ऑपरेशन भी मुफ्त में करते हैं। ऐसे डॉक्टर मधुसूदन की ईमानदारी, सेवा वृत्ति को लेकर डॉक्टर मधु कांकरिया ने यह कहानी लिखी। मित्रों, डॉक्टर मधुसूदन का नाम उस शहर में भगवान के रूप में लिया जाता था। उन्हें यानी मरीज ही नहीं बल्कि मरीज के रिश्तेदार भी भगवान के रूप में देखते थे। ऐसे डॉक्टर मधुसूदन। लेकिन उस समय एक भारत में आंदोलन चलता है, जिस आंदोलन से पूरी दुनिया वाकिफ है। वो आंदोलन था डॉक्टर अन्ना हजारे का, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का, लोकपाल विधेयक को लेकर। तो डॉक्टर मधुसूदन भी उस आंदोलन के हिस्सा बन चुके थे, अन्ना से प्रभावित हुए थे। अन्ना ने एक आह्वान किया था देश के युवाओं को, पढ़े लिखे लोगों को, ईमानदारों को, कि आप राजनीति में आइए। आप राजनीति में आओगे तो हमारा देश भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाएगा। और इस आह्वान से प्रेरित होकर डॉक्टर मधुसूदन भी चुनाव लड़ने का निर्णय लेते हैं। लेकिन उससे पहले का जो चित्रण है डॉक्टर मधुसूदन का, वो भी हम संक्षेप में देखेंगे। मित्रों, डॉक्टर मधुसूदन की शादी हो जाती है। शादी के बाद की पहली रात संयोग की सेज पर वह अपनी पत्नी के साथ हैं। उस समय फोन बजता है। वो फोन था अस्पताल से। उन्हें सूचना मिलती है कि
मरीज की अवस्था बहुत बिगड़ी हुई है, उसको तुरंत इलाज की आवश्यकता है। तो डॉक्टर मधुसूदन अपनी नववधू पत्नी को वहीं पर छोड़कर किसी भी प्रकार की उसकी परवाह न करते हुए, उसकी भावनाओं की कदर न करते हुए, केवल मात्र उस मरीज के इलाज के लिए उसी क्षण अस्पताल पहुंच जाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि मरीजों की सेवा ही ईश्वर सेवा है। ऐसे ही डॉक्टर मधुसूदन। कई ऐसे दिन पर दिन बीत जाते हैं, शादी की साल गिरह उन्हें याद नहीं आती, याद नहीं रहती। बेटा हो जाता है, बेटे को समय नहीं देते, बेटे का जन्मदिन याद नहीं रखते। केवल उनको याद एक ही है, मरीजों की सेवा, वो भी ईमानदारी से, मुफ्त में। बस एक सच्चा डॉक्टर मधुसूदन। मित्रों, अन्ना हजारे के आह्वान से प्रेरित होकर जब वो चुनाव लड़ने का निर्णय लेते हैं तो यह समाचार स्थानीय समाचार पत्रों से पूरे शहर में पहुंच जाता है, पूरे प्रांत में पहुंच जाता है। और उस प्रांत के प्रमुख राजनीतिक दल, तृणमूल कांग्रेस हो, सीपीआई हो, सीपीएम हो, वे डॉक्टर मधुसूदन को अपनी ओर खींचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको पता है डॉक्टर मधुसूदन जैसा ईमानदार व्यक्ति हमारे दल से, हमारे पक्ष से चुनाव लड़ेगा तो वो तो जीत जाएगा, लेकिन हमारे पक्ष को भी बहुत बड़ा फायदा होगा। लेकिन डॉक्टर मधुसूदन किसी के प्रलोभन में नहीं फंसते और वे निर्दलीय चुनाव लड़ने का निर्णय लेते हैं। चुनाव घोषित हो जाते हैं। निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में वे चुनाव में खड़े हो जाते हैं। उनके प्रतिस्पर्धी अन्य दलों के जो उम्मीदवार थे, उनके पास साम दाम दंड भेद सब कुछ था। डॉक्टर मधुसूदन के मित्र मधुसूदन को बताते हैं, चुनाव ऐसे लड़ा नहीं जाता, उसके लिए लोगों को कुछ देना पड़ता है, लोगों में पहुंचना पड़ता है, प्रचार करना पड़ता है। लेकिन डॉक्टर मधुसूदन बोलते नहीं, मैंने जो आज तक किया उतने मरीजों ने ही मुझे यदि वोट दिए तो भी मैं चुनाव जीत जाऊंगा। यह अति विश्वास डॉक्टर मधुसूदन को था। चुनाव हो जाता है। चुनाव का नतीजे का दिन, उस दिन भी डॉक्टर मधुसूदन अपने मरीजों की सेवा अस्पताल में कर रहे थे, लाइव समाचार सुन रहे थे। और उस समय उनके विरोध के जो उम्मीदवार थे वे भारी वोटों से चुनाव जीत जाते हैं और डॉक्टर मधुसूदन को केवल मात्र 55 वोट मिलते हैं। जिस मधुसूदन ने आज तक हजारों मरीजों को ठीक किया, मुफ्त में उनका इलाज किया। जब तक इलाज होता था तब तक वे मरीज भी उनको भगवान के रूप में देखते थे, मानते थे। आखिर एक ईमानदार को क्या मिला? 55 वोट। मधु कांकरिया लिखती है, उस 55 में उनकी पत्नी का भी वोट नहीं था। क्यों देगी वो अभागिनी? ऐसा पति जिसको समाज में उसका बहुत नाम है, लेकिन घर में बेटे के लिए समय नहीं देता, खुद पत्नी के लिए समय नहीं देता। और जब वह चुनाव हार कर घर जाता है तब अपनी पत्नी को बोलता है, सबसे कठिन काम है डॉक्टर बनना।
तब उनकी पत्नी बोलती है, नहीं, उससे भी कठिन काम है एक अच्छा पति बनना, एक अच्छा पिता बनना। और मित्रों, देखिए कि वास्तव में सबसे कठिन क्या है। तो वास्तव में सबसे कठिन है एक अच्छा इंसान बनना। जब एक अच्छा इंसान हम बनेंगे तो अच्छा पति भी बन सकते हैं, अच्छे पिता भी बन सकते हैं, अच्छे डॉक्टर भी बन सकते हैं, अच्छे राजनेता भी बन सकते हैं, और अच्छा समाज का निर्माण भी हम कर सकते हैं। एक प्रत्येक व्यक्ति को दो पहलू होते हैं, एक अच्छा बुरा। सामाजिक पहलू को जब हम देखेंगे डॉक्टर मधुसूदन के, तो एक अच्छा चरित्र है उनका, सामाजिक चरित्र। लेकिन पारिवारिक दृष्टि से जब हम देखेंगे तो कई कमियां हमें उनके अंदर दिखाई देती है। तो इन सभी बातों को लेकर सबसे कठिन काम, इस शीर्षक के आधार पर डॉक्टर मधुस कांकरिया ने यह कहानी लिखी। इस कहानी के माध्यम से डॉक्टर मधु कांकरिया ये बताना चाहती है कि एक समाज की दृष्टि से जो ईमानदार है, कर्तव्यनिष्ठ है, जिसके अंदर सेवा वृत्ति का भाव है, ऐसे ही व्यक्ति को समाज अंत में क्या देता है। समाज तत्कालीन लाभ को देखता है, अपने अतीत में कितने उसको किसने लाभ पहुंचाए इसके बारे में समाज नहीं सोचता। वो उसी समय उस व्यक्ति को भूल जाता है, जैसे उस समाज ने डॉक्टर मधुसूदन को उसी समय भुला दिया था। तो इन बातों को लेकर डॉक्टर मधु कांकरिया जी सबसे कठिन काम ये इस कहानी के माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्त करती है, लिखती है। तो मित्रों, यहाँ पर मैं मेरे विचारों को विराम देता हूँ। पुनः मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।